हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग अपनी टीजीटी सोशल साइंस की क्लास में प्रेजेंट हुए हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को टीजीटी सोशल साइंस के अर्थशास्त्र के दूसरे विषय का अध्ययन कराऊंगा। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने सोशल साइंस के अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर का अध्ययन कर लिया था और उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में इससे संबंधित एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी क्वेश्चनों का भी बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया था। और अब आज हम लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ना है और दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कहाँ वहाँ पर किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को देखना है कि ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं ये अपने देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान करते हैं, रोजगार में किस प्रकार से योगदान करते हैं और इनमें कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए देखा जाए कि ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक क्या होता है और इसे किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि देखिए आपको इस इमेज में दिख रहा है कि ये अध्याय 2 हम लोग को पढ़ना है और इसका नाम क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यहाँ पर देखिए आपको इस इमेज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अलग अलग क्रियाएं करते हुए दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति देखिए यहाँ ऑफिस में बैठकर फोन पर बात कर रहा है और अपने सामने डॉक्यूमेंट वगैरह रखा हुआ है, उसके आगे चाय का प्लेट रखा हुआ है, वो काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है। ये देखिए पीछे दिख रहा है कि बिजली के खंभे लगे हुए हैं और फिर यहाँ देखिए कुछ महिलाएं जो है खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं, कुछ मजदूर देखिए खान में काम कर रहे हैं, कुछ मजदूर जो है जो इसको ढो रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, ये अलग अलग कार्य कर रही हैं। फिर देखिए इसी प्रकार से इस इमेज में देखिए और नीचे भी देखिए यहाँ पर एक डाकिया जो है देखिए डाक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर एक कूली है जो सामान ढो रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ महिला पुरुष जो है ईंट बनाने का काम कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक महिला जो है कपड़े की दुकान पर कपड़े बेच रही है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं जो हैं कपास के खेत में कपास चुन रही हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां होती हैं, यही गतिविधियां जो क्या कहलाती हैं, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाएं। इन गतिविधियों, इन क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, धन की प्राप्ति। यानी ये सब कार्य इसीलिए किए जा रहे हैं कि इनसे लोगों को आर्थिक लाभ हो, लोगों को धन की प्राप्ति हो, जिससे उनके जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतों को अच्छे तरीके से पूरा किया जाए। तो इन्हीं सभी को 3 क्षेत्रकों में बांटा जाता है। ये क्षेत्रक अलग अलग प्रकार से होते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक क्षेत्रक बिना अगले क्षेत्रक के पूरी तरह से कारगर नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या दिखा गया है कि इन चित्रों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोग जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं और ये किसी न किसी प्रकार से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेवा का कार्य हो रहा है। यहाँ पर कूली के द्वारा भी सेवा का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, यानी मिट्टी का उपयोग करके ईंट बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो महिला है वो दुकान पर सामान बेच रही है, ये भी सेवा का कार्य है। इसके बाद देखिए ये जो महिलाएं हैं कुछ, ये भी देखिए क्या कर रही है कि वस्तुओं के उत्पादन के लिए कार्य कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो गतिविधियां हैं हो रही हैं। इन गतिविधियों को देखिए 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग क्या क्या हैं, देखिए ये पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक, इसको कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये देखिए किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर खेती से रिलेटेड यहाँ मटर है, प्याज है, लहसुन है, देखिए विभिन्न प्रकार के धान हैं। यहाँ पर देखिए गाय की फोटो दी है, यहाँ कोयले का दिया हुआ है, यहाँ वृक्ष थे। यानी कृषि से, खनन से, पशुपालन से, इन सब का उपयोग करके जिन वस्तुओं का निर्माण होता है वो सभी वस्तुएं प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद फिर देखिए इन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राथमिक वस्तुओं से जब किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, ये देखिए द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। इसको औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्यों विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्रक किया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं, प्राथमिक वस्तुओं के
उपयोग के द्वारा ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर खाने की थाली रखी हुई, देखिए खाने की चीजें रखी हुई हैं, इसमें रोटी सब्जी चावल रखा हुआ है। ये कैसे बना हुआ है? प्राथमिक या जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करके। फिर उसके बाद देखिए इसमें देखिए कपड़ा बना हुआ है, तो कॉटन का उपयोग करके, सूत का उपयोग करके। यहाँ देखिए आटा रखा हुआ है बोरी में, ये किससे बना हुआ है? ये भी प्राथमिक वस्तुओं से बना हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं से। इसके बाद फिर देखिए यहाँ जूते का निर्माण किया गया, यहाँ पे कार है, यहाँ पे कुर्सी। ये सभी वस्तुएं कैसी हैं? विनिर्मित वस्तुएं हैं, औद्योगिक वस्तुएं, यानी इनका निर्माण प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग करके बनाया गया। फिर यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्षेत्रक दिया गया है। तीसरे क्षेत्रक में देखिए क्या दिया गया? रेलगाड़ी की पटरियां हैं, यानी रेल सेवा है। देखिए ट्रक है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सेवा प्रदान करने का। यहाँ देखिए बैंक का काउंटर दिया गया है, यानी बैंक के लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को ऋण देते हैं, लोगों का पैसा जमा करते हैं, निकासी करते हैं। फिर यहाँ देखिए एक सब्जी विक्रेता है जो सब्जी तौल रहा है। यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर का इमेज दिया गया है, यानी कंप्यूटर से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये सभी जो कार्य क्या हैं? ये सेवा देने के कार्य हैं। तो इसी प्रकार से देखिए ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ये तीनों क्षेत्रक एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक क्या करता है कि प्राकृतिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन करता है, फिर उन प्राकृतिक रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करके नई नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कपड़े का उपयोग करके, सूत का उपयोग करके नए नए वस्त्र बनाए जाना। दूध का उपयोग करके देखिए दूध से बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे देखिए पनीर हो गया, छेना हो गया, मिठाई हो गए। उसके बाद फिर देखिए आटे का उपयोग करके सूजी बनती है, मैदा बनता है, ब्रेड बनती है। उसी प्रकार से देखिए जब खनन से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को निकाला जाता है तो उसका उपयोग करके देखिए सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब से फिर नई नई वस्तुएं बनती हैं। इन सभी वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में ये जो तीसरा क्षेत्रक है ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे योगदान देता है? कि इस क्षेत्र के लोगों को काम करने के लिए ये संचार सुविधाएं उपलब्ध कराता है, यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराता है, धन की उपलब्धता कराता है, इनका बीमा करता है, इनका भंडारण करता है। तो इस प्रकार से ये सारा काम कौन करता है? तृतीय क्षेत्र करता है। और जब ये वस्तुएं निर्मित हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो फिर इनको बेचने का भी कार्य करता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो तीनों क्षेत्रक हैं वो बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी इन सबको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ, पर विशेषता के साथ ये हम लोग अभी देखेंगे। इसमें अभी हम लोग एनसीईआरटी की किताब में देख ले रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से चीजें दी गई हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं जिनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, और ये गतिविधियां कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं इसको हम लोगों को देखना। अभी मैंने आपको क्या बताया? ये जो तीनों क्षेत्रक हैं एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर हैं, एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया गया है कि कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। यानी यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि एक किसान यानी प्राथमिक क्षेत्र का व्यक्ति जब द्वितीय क्षेत्रक यानी चीनी मिल को गन्ना देना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो चीनी मिल बंद हो सकती है। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि यह जो द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्रक है ये प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। अब देखिए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम लोग को पता करना है कि कौन किसके ऊपर निर्भर है। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती हैं और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी, और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ दिखाया जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है द्वितीय क्षेत्रक पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्रक किस पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक पर निर्भर है। द्वितीय क्षेत्रक पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? कि जब प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित वस्तुओं को उद्योग धंधों में नहीं उपयोग किया जाएगा, उनका उपयोग करके नई वस्तुएं नहीं बनाई जाएंगी तो प्राथमिक क्षेत्रक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और प्राथमिक क्षेत्रक में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो सही तरीके से उत्पादन नहीं कर पाएंगे किसान, और उनका बहुत नुकसान होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो द्वितीय क्षेत्रक से प्रभावित है। ठीक।
अब देखिए एक और दिया गया है कि किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। यानी किसानों के द्वारा ट्रैक्टर खरीदा जाता है, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक, उर्वरक जैसे अनेक वस्तुएं खरीदी जाती हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या दिखाया जा रहा है कि द्वितीयक क्षेत्रक में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, उनका उपयोग किसान करते हैं। अब क्या होगा कि जब द्वितीयक क्षेत्रक में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ने से क्या हो जाएगा? किसान उसको खरीद नहीं पाएगा, और किसान जब नहीं खरीद पाएगा तो क्या होगा? उसका नुकसान होगा। और अगर खरीदता भी है तो उसकी खेती पर क्या लागत जो है बढ़ जाती है, जिससे किसानों का लाभ कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि जो द्वितीयक क्षेत्रक है वो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक को प्रभावित करता है। यानी द्वितीयक क्षेत्रक किसको प्रभावित करता है? प्राथमिक क्षेत्रक को प्रभावित करता है। यानी द्वितीयक क्षेत्रक में कीमतें बढ़ने पर उसका प्रभाव क्या किसके ऊपर पड़ता है? प्राथमिक क्षेत्रक के ऊपर भी पड़ता है। इसका मतलब कि ये जो है प्रभावित करता है। ठीक है। अब देखिए अगला दिया गया है, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए भोजन की आवश्यकता सभी को होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। यानी देखिए यहाँ किसका संबंध दिखाया गया है? प्राथमिक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक का। कैसे दिखाया गया है कि यदि प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं को तृतीयक क्षेत्रक वाले ले जाने से मना कर देंगे, यानी ट्रांसपोर्टर जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं वो ले जाने से मना कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको खाने पीने की वस्तुएं सही समय पर नहीं मिल पाएंगी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और किसानों को क्या प्रॉब्लम होगा? उनका सामान बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या होगा? उनका सामान नुकसान होगा, उनका लाभ कम होगा और उनको हानि होने लगी। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ तृतीयक क्षेत्रक और प्राथमिक क्षेत्रक की निर्भरता एक दूसरे पर दिखाई जा रही है। यानी तृतीयक क्षेत्रक और प्राथमिक क्षेत्रक की निर्भरता एक दूसरे के ऊपर दिखाई जा रही है। यानी यहाँ पर ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक और प्राथमिक क्षेत्रक एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें दी गई हैं जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पर कुछ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के कार्य दिए गए हैं, जिसको देखिए हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से क्षेत्रक जो है कौन कौन से कार्यों में आते हैं, यानी कौन कौन से इसमें से ऐसे कार्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रकों से रिलेटेड है। देखिए जिसमें दिया गया है दर्जी, पुजारी, कुम्हार, टोकरी बुनकर, कुरियर पहुंचाने वाला, मधुमक्खी पालक, फूल की खेती करने वाला, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, अंतरिक्ष यात्री, दूध विक्रेता, महाजन, कॉल सेंटर का कर्मचारी, मछुआरा, माली। तो आप लोगों को देखिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं, तृतीयक किसे। तो प्राथमिक क्षेत्रक में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसमें प्राकृतिक रूप से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए अगर गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो आप गेहूं से कोई दूसरी वस्तु नहीं बना सकते हैं, खेत में गेहूं ही होगा। उसी प्रकार से देखिए जब कोई किसान भैंस गाय से दूध प्राप्त करता है तो वो उस समय दूध ही प्राप्त करेगा, दूध से कोई दूसरी वस्तु नहीं वहां पर बनती है, वो दूध ही प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होगा। जिस प्रकार देखिए पेड़ पौधों से भी आम के पेड़ से आम का ही फल होगा, दूसरे किसी चीज का नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए और भी बहुत सारी गतिविधियां, जैसे देखिए प्राकृतिक रूप से तालाबों में, समुद्रों में, नदियों में मछलियां जो है
वो मछलियों के रूप में ही उत्पादित हो। अब उनका दूसरे रूप में उत्पादन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं? प्राकृतिक। जब उन प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वस्तुओं का उपयोग करके कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, जैसे दूध का उपयोग करके पनीर बनाया जाए, खोआ बनाया जाए, छेना बनाया जाए, तो क्या हुआ कि प्राकृतिक वस्तु का उपयोग करके कोई दूसरी वस्तु बनाई जा रही है। उसी प्रकार से देखिए, सूत का उपयोग कर से धागा बनाया जाए और धागे का उपयोग करके कपड़ा बनाया जाए। फिर देखिए, गेहूं का उपयोग करके आटा बनाया जाए या फिर उससे सूजी बनाई जाए, मैदा बनाया जाए, ब्रेड बनाया जाए, ये सब क्या हो जाएगा? द्वितीयक में आएगा। तो इतने चीजों को आप जब समझ जाएंगे तो इनको आराम से आप कैटेगराइज कर देंगे, और इन दोनों लोगों को जो हेल्प करते हैं उनको तृतीयक कहा जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर दर्जी है, तो दर्जी क्या कर रहा है? ये देखिए कोई नई वस्तु बना रहा है। वस्तु कैसे बना रहा है? ये कपड़े का उपयोग करके इसको एक कपड़ा दिया जाता है। जैसे आप लोग कपड़ा सिलवाने जाते हैं, नया कपड़ा, तो क्या करते हैं? उसको कपड़ा देते हैं और उस कपड़े से वो आपका शर्ट पैंट बनाकर तैयार करता है। तो शर्ट पैंट देखिए क्या हो जाएगी? एक वस्तु हो जाएगी, या किसमें आएगा? द्वितीयक में आएगा। उसी प्रकार से देखिए पुजारी, पुजारी देखिए क्या करते हैं? मंदिर में पूजा करते हैं और देवी देवता की सेवा करते हैं, यानी ये कोई वस्तु का निर्माण नहीं करते, तो किस में आ जाएगा? तृतीयक में, थर्ड में। कुम्हार को देखिए, कुम्हार क्या कर रहा है कि प्राकृतिक रूप से मिट्टी का उपयोग करके, यानी मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक वस्तु है, और उसका उपयोग करके कुछ नई वस्तुएं बना रहा है, यानी विभिन्न प्रकार के बर्तन बना रहा है। ये किस में आ जाएगा? सेकेंड में आएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले क्षेत्रक का नाम विनिर्माण क्षेत्रक भी है, यानी दोबारा निर्माण हो रहा है। एक बार तो प्राकृतिक रूप से वस्तु जो निर्मित होती है वो प्रकृति करती है, लेकिन उसके बाद मनुष्य उसका उपयोग करके दोबारा उससे कोई नई वस्तु बनाता है। देखिए कुम्हार क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधन मिट्टी का उपयोग करके नई वस्तु बना। टोकरी बुनकर भी देखिए क्या हो रहा है कि टोकरी बुनकर देखिए विभिन्न प्रकार की घास फूस का उपयोग करके क्या करते हैं? कोई सामान बनाते हैं। तो टोकरी देखिए एक नया प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन टोकरी प्राकृतिक रूप से नहीं बनती है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है? घास होती है या घास फूस निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक या प्राथमिक वस्तुओं का उपयोग करके जब कोई दूसरी वस्तु निर्मित की जाती है, वे निर्मित की जाती है, तो किस में आएगी? सेकंड में आएगी। कुरियर पहुंचाने वाला वो क्या है? वो थर्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि वो सेवा दे रहा है और कोई वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा। अब देखिए जो मधुमक्खी पालक है, ये किस में आएगा? प्राथमिक, क्योंकि मधुमक्खी देखिए प्राकृतिक रूप से होती है, उसको कोई मशीन कोई मनुष्य नहीं बनाता है। तो ये किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। उसके बाद फिर देखिए फूल की खेती करने वाला, ये भी किस में आएगा? देखिए फर्स्ट में, क्योंकि फूल की देखिए प्राकृतिक वस्तु है, प्राथमिक वस्तु है। दिया सलाई कारखाना में जो श्रमिक है वो देखिए किस में आएगा? ये द्वितीयक में आएगा। द्वितीयक में कैसे आएगा? क्योंकि ये दिया सलाई का मतलब होता है माचिस के कारखाने में माचिस बनाई जाने। कारखाना दिया है, इससे खुद ही पता चल जा रहा है कि द्वितीयक है। अंतरिक्ष यात्री देखिए किस में आएगा? तृतीयक में आएगा, क्योंकि ये सेवा का कार्य कर रहा है। कॉल सेंटर का कर्मचारी देखिए किस में आएगा? ये भी थर्ड में आएगा, तीसरे में आएगा। महाजन देखिए ये भी सेवा देने का काम करती है, थर्ड में आएंगे। माली देखिए क्या आएगा? प्रथम में आएगा। क्यों? क्योंकि माली देखिए प्राकृतिक रूप से उत्पन्न जो फूल होते हैं उनकी देखभाल करता है, उनकी सिंचाई करता है, तो किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा। मछुआरा भी देखिए किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा। दूध विक्रेता देखिए थर्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि दूध विक्रेता है, ये दूध उत्पादन करता नहीं है, दूध बेचने वाला है। तो दूध बेचने वाला किस में आएगा? तृतीयक में आएगा, यानी बेच रहा है, इसका मतलब सेवा दे रहा है। तो इस प्रकार से देखिए इनको हम लोग अलग अलग भागों में कैटेगराइज कर सकते। ठीक है, आप देखिए इन तीनों क्षेत्रकों के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना कर लेते हैं। पहले इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये तीनों क्षेत्र किस प्रकार से डिफाइन किए जा सकते हैं, इनको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, और फिर इनकी क्या विशेषता, इनका क्या महत्व। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखिए ये एक व्यापक वर्गीकरण है जिनके अंतर्गत किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को बांटा जाता है। भारत समेत दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में इन क्षेत्रकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया, अभी हम लोगों ने देखा है। अब देखिए ये जो क्षेत्रक होते हैं मिलकर देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान करते हैं। हर क्षेत्रक का योगदान अलग अलग होता है और इनका सामाजिक आर्थिक महत्व भी अलग अलग होता है। अब देखिए सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखिए, यह वह क्षेत्रक है जिसमें प्रकृति से सीधे या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं प्राप्त
की जाती है। यानी ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति से सीधे उत्पन्न होती हैं और कुछ में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसे देखिए कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका देखिए जीडीपी में जो योगदान है 2023-24 के अनुमान के अनुसार कितना है, लगभग 18%। यानी अपने देश के जीडीपी में 18% का योगदान देता है। रोजगार में यह देखिए लगभग 43% की हिस्सेदारी देता है। यानी भारत में 43% लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में इस समय रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या है, कृषि में जैसे गेहूं चावल उगाना, मछली पकड़ना, खनिज का खनन करना जैसे कोयला लोहा चांदी सोना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, उसके बाद फिर पशुपालन आ जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, तो है प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व क्या है कि यह ग्रामीण भारत की आजीविका के मुख्य स्रोत होते हैं। इनमें खाद्यान्न और कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, क्यों, क्योंकि ये 40 से 45% तक की जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए विकासशील देशों में इसका बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, देखिए सेकेंडरी सेक्टर। यह वह क्षेत्रक होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को उत्पादों में बदला जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसका उपयोग करके दूसरे वस्तु को बनाता है। यानी यह उत्पादन और निर्माण से संबंधित होता है। यानी इसमें किसी नई चीज का निर्माण किया जाता है। इसके वजह से देखिए इसको विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। यानी इसमें उद्योग धंधों का उपयोग होता है, उद्योग धंधे आ जाते हैं और इसको विनिर्मित किया जाता है, दोबारा कोई वस्तु बनाई जाती है, तो इसलिए इसको इस क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी और अन्य निर्माण कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, नई वस्तुओं को निर्मित करती हैं। इनका देखिए जीडीपी में जो योगदान है लगभग 27 से 28% है। रोजगार में हिस्सेदारी देखिए इसकी 26% है। यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में ये 27-28% का योगदान देता है और लोगों को 26% तक रोजगार प्रदान करता है। क्यों इसमें रोजगार कम मिलता है, क्यों इसमें रोजगार पाने के लिए लोगों के पास स्किल होनी चाहिए, किसी प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, तभी जाके लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में देखिए किसी विशेष प्रकार की योग्यता स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा लोग कार्यरत होते हैं। ठीक है, इसका देखिए महत्व क्या है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है इससे, इसका रोजगार सृजन में वृद्धि में सहायता होता है, निर्यात और विदेशी मुद्रा की कमाई का स्रोत होता है, देश की आर्थिक प्रगति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कोई भी देश अगर संपन्न है, विकसित है, तो उसके उद्योग धंधों का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। उदाहरण के लिए देखिए कपड़ा उद्योग, जहाँ कपास से कपड़ा बनाया जाता है, इस्पात उद्योग, जहाँ पर लोहा पिघलाकर इस्पात या स्टील बनाई जाती है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे गेहूं से आटा बनाना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके, जैसे देखिए टमाटर का उपयोग करके टोमेटो सॉस बनाना। तो इस तरह से ये सब क्या है, खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग है। दाल का उपयोग करके पापड़ बनाना, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, खाद्य प्रसंस्करण में। उसके बाद फिर देखिए ऑटोमोबाइल निर्माण है, जिसमें देखिए विभिन्न प्रकार की गाड़ियां बनती है, जैसे कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, ये सब किस में आएंगे, सब जो है द्वितीय क्षेत्रक में आएंगे। अब देखिए अगला है तृतीय क्षेत्र। ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्रक, इसको टर्सरी सेक्टर भी अंग्रेजी में कहा जाता है। देखिए यह वह क्षेत्रक है जो सेवा प्रदान करता है, न कि वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसका काम अन्य दोनों क्षेत्रकों को सहायता देना और सेवाएं मुहैया कराना है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। यानी यह कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, इन दोनों क्षेत्रकों को सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखिए परिवहन सेवाएं जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, आईटी सेवाएं, होटल, व्यवसाय, ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। यानी इनसे कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता, ये केवल सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। इसका देखिए जीडीपी में जो योगदान है लगभग 55% से अधिक है। रोजगार में हिस्सेदारी इसकी 31%, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था में जो है
सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का ही है और रोजगार में 31% लोगों को यह रोजगार प्रदान करता है। ठीक, इसका देखिए महत्व क्या है कि आधुनिक आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है इसे, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम ये करता है। यहाँ पर उच्च वेतन और कौशल आधारित रोजगार मिलता है, यानी यहाँ पर लोगों को वेतन अधिक मिलता है और यहाँ पर जो रोजगार होता है वो स्किल या कौशल आधारित होता है। तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी इससे बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। तो देखिए इन तीनों क्षेत्रकों का कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये जो तीनों क्षेत्रक हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्राथमिक क्षेत्र आधार है, द्वितीयक क्षेत्र मूल्य जोड़ता है और तृतीयक क्षेत्र सेवाएं प्रदान करके आर्थिक विकास को गति देता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए तीनों का संतुलित विकास आवश्यक होता है। भारत को संतुलित विकास के लिए इन तीनों क्षेत्रों को सशक्त बनाना होगा, यानी तीनों क्षेत्रकों को जब एक साथ बेहतर तरीके से समन्वित करके आगे बढ़ाया जाएगा तो कोई भी देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, वो विकसित बनेगा। तो इसीलिए अपने देश में भी इन तीनों क्षेत्रकों को मजबूत बनाने की जरूरत है। देखिए इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि सरकारें किसानों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, किसानों के लिए भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराती हैं और फिर उद्योग धंधों के लिए भी बहुत सारा कार्य करती है सरकार। सेवा क्षेत्र में भी कार्य करती है, सड़कों को बनाती है, बिजली की व्यवस्था बढ़िया करती है, रेलगाड़ियों की व्यवस्था बढ़िया करती है। क्यों करती है? क्योंकि ऐसा करने से कि किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थे तीनों प्रकार के जो है क्षेत्र। अब देखिए हम तीनों क्षेत्रकों की आपस में कंपैरिजन की गई है कि कौन सा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, कौन किस प्रकार का योगदान देता है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जब किसी भी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के बाद उनके अंतिम मूल्य को काउंट किया जाता है। जैसे मैंने आप लोग को पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की गणना कैसे की जाती है कि किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल अंतिम मूल्य होता है उसी का जो योग होता है वो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि कोई किसान है जो गेहूं का उत्पादन करता है और गेहूं का उत्पादन करके वो आटा चक्की मिल में ले जाता है, उसको पिसवाता है। पिसवाने के बाद फिर उससे बिस्कुट बनाया जाता है। तो जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है वो किसान के गेहूं का मूल्य, उसके पिसाई का मूल्य और फिर उसमें परिवहन का मूल्य सब कुछ जोड़कर तब उस बिस्कुट का प्राइस निर्धारित करती है और फिर उसी के आधार पर उसको बेचा जाता है। तो यानी इसमें सभी का अलग अलग मूल्य न जोड़ के बल्कि अंतिम मूल्य ही जोड़ा जाता है और उसी को जीडीपी में काउंट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक किसान महिला का इमेज दिखाया गया है। ये महिला क्या कह रही है कि मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन, यानी इसकी एक इच्छा है, अभिलाषा है कि जो खेती में उत्पादन वो कर रही है उसको उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, यानी उसके साथ किसी भी प्रकार की जो है धोखाधड़ी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने इतना मेहनत किया है, इसमें इतनी लागत लगाई है तो इसको उचित मूल्य मिलना चाहिए। अब देखिए ये जीडीपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो इसमें देखिए वही जीडीपी के बारे में दिया गया है कि कैसे। अब यहाँ दिखाया गया है कि भारत में ये तीनों प्रकार के क्षेत्रकों का विकास कैसे कैसे। प्राचीन काल में देखिए अपने देश में जो है उद्योग धंधों का विकास नहीं था, लोग पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्र पर भी निर्भर थे। लेकिन धीरे धीरे समय काल के अनुसार मशीनों का विकास होते गया, निर्माण होते गया, तो लोगों ने उन मशीनों का उपयोग करके नई नई वस्तुएं बनाना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। फिर औद्योगिक क्षेत्र का विकास होने के बाद लोगों को सामान एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए फिर क्या हुआ, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। तो धीरे धीरे क्रम अनुसार देखिए ये जो है बहुत समय काल के अनुसार विकसित हुए, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा महत्व जो है किसका हो गया, सेवा क्षेत्र का हो गया। और इस समय भी सेवा क्षेत्र जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है, एक तालिका है जिसमें देखिए दिखाया गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का जो है भारत की अर्थव्यवस्था में की क्या योगदान है। अब देखिए यहाँ पर एक डाटा दिया गया है कि 1977-78 में ये जो तीनों क्षेत्र थे इनका योगदान किस प्रकार से था। तो देखिए इनका योगदान जो है 2 लाख, देखिए इसमें दिया है कि 20 लाख करोड़ रुपए से कम है, यानी तीनों मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे रहे थे। जिसमें देखिए ये बहुत थोड़े थोड़े, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र और
तृतीयक क्षेत्रक ज़्यादा योगदान दे रहे थे, द्वितीयक क्षेत्रक बहुत कम दे रहा था। इसके बाद फिर देखिए 40 वर्षों के बाद 2017-18 में इनका योगदान देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। ये देखिए 20 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख करोड़ हो गए, यानी 120 लाख करोड़ रुपए हो गए। और इनका देखिए जो ग्राफ है ये कितना बड़ा हो गया, यानी देखिए ये प्राथमिक क्षेत्रक जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी इसमें भी वृद्धि हुई। द्वितीयक क्षेत्रक में भी काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो देखिए ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से समय के अनुसार ये जो चीज़ें हैं ये आगे बहुत ज़्यादा जीडीपी में योगदान कर रही हैं। उसके बाद फिर देखिए और आगे दिखाया जा रहा है कि देखिए ये जो क्षेत्रक है इनकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। तो देखिए कौन कौन सा जो है देश के जीडीपी में कितना प्रतिशत का योगदान करता है। तो देखिए योगदान कितना है इसका, लगभग देखिए 45% योगदान है किसका, प्राथमिक क्षेत्रक का। यानी लोगों को रोजगार देने के लिए या जो है अर्थव्यवस्था में कितने फायदा करा रहा है, कितने पैसे की उपलब्धता हो रही है, कितनी आर्थिक वृद्धि हो रही है, उसमें 45% लगभग किससे हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्रक से। उसके बाद फिर देखिए लगभग देखिए यहाँ पर दिया गया है 45 से 70 के बीच, लगभग देखिए 25 से 26 लगभग ये कौन दे रहा है, द्वितीय क्षेत्रक। उसके बाद फिर देखिए कौन दे रहा है, सेवा क्षेत्रक। उसी की तरह देखिए 1977-78 का ये आंकड़ा है। अब देखिए जो 2017-18 में देखिए क्या हो गया कि प्राथमिक क्षेत्रक का जो योगदान था ये घटकर कम हो गया। ये देखिए कितना रह गया, लगभग 20%, यानी 18% के लगभग रह गया। और ये देखिए द्वितीय क्षेत्रक का जो है ये लगभग 27-28 रह गया। और बाकी का जो है ये देखिए 55% योगदान जो है तृतीय क्षेत्रक का रह गया। तो इस प्रकार से देखिए 40 वर्षों के बाद इनकी जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, मूल्यवर्धन में किस प्रकार से हिस्सेदारी बढ़ गई। अब देखिए ये सब चीजें हुई कैसे, इन सबको करने में देखिए किसका योगदान है। तो देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की आय बढ़ती गई, तो लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपयोग करने लगे, जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सब की मांग शुरू हो गई, जिसके वजह से देखिए खास करके नगरों में, बड़े शहरों में इनका बहुत तेज़ी से विकास हुआ, जिसके वजह से ये बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। लेकिन पहले के समय में लोगों की आय कम थी, लोगों के पास पैसा कम था, तो इन सब सेवाओं की जो है मांग कम थी, तो इसके वजह से इनका विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लोग प्राथमिक क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे, कृषि के कार्य पर ज़्यादा निर्भर थे, जिसके वजह से इनका उतना ज़्यादा उस समय महत्व था। औद्योगिक क्षेत्र का कम था और सेवाओं का भी कम था। लेकिन समय काल के अनुसार जितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, लोगों की आय बढ़ती चली गई, तो उसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र का महत्व भी बढ़ता चला गया। ठीक है, अब देखिए रोजगार में भी इनका किस प्रकार से योगदान है। देखिए रोजगार में क्षेत्र कितने हिस्सेदारी करते हैं। देखिए 1977-78 में ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो था 71% का योगदान दे रहा था, द्वितीय क्षेत्र केवल 11% का और तृतीय क्षेत्र 18% का। लेकिन फिर 40 सालों के बाद देखिए ये ग्राफ पूरी तरह से चेंज हो गया। प्राथमिक क्षेत्र केवल 44% लोगों को रोजगार देता है, द्वितीय क्षेत्र 25% को और तृतीय क्षेत्र 31%, यानी रोजगार में भी इनका जो है परसेंटेज चेंज हो। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पर हम लोगों ने देखा है सब चीज़ों को, अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखा। ये ग्राफ आपको दिया गया है कि किस प्रकार से ये अलग अलग क्षेत्र अपने देश की अर्थव्यवस्था में और रोजगार में योगदान देते हैं। ठीक है, तो देखिए संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। ये रोजगार के आधार पर विभाजित किए गए क्षेत्र हैं। वो जो क्षेत्र थे वो उत्पादन के आधार पर थे, कार्य की गतिविधियों के आधार पर थे, और यहाँ पर क्या है कि ये रोजगार क्या श्रम के आधार पर विभाजित किए गए हैं। देखिए इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र। देखिए यह वर्गीकरण श्रम और रोजगार की स्थिति के आधार पर किया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों में कार्य करने की जो परिस्थितियां होती हैं, अधिकार होते हैं, सुविधाएं होती हैं, उनमें काफी अंतर होता है। अब संगठित क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहा जाता है। देखिए संगठित क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जो सरकार के नियमों और श्रम कानूनों के अंतर्गत आता है। इसके कर्मचारी संगठन बनाकर अपने हितों के लिए लड़ सकते हैं। यानी ये ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे क्षेत्रक होते हैं जहाँ पे लोगों को नियमित रोजगार मिलता है, नियमित
जो है ड्यूटी करनी पड़ती है, वहाँ काम का जो समय है वो निश्चित होता है, निर्धारित होता है। ये सरकार के नियमों के अनुसार काम करते हैं। ये सरकार की स्थानों पर रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं। और यहाँ पे जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हो हैं वो एक दूसरे से संगठित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब इनका किसी भी प्रकार से अगर शोषण करने का प्रयास किया जाता है तो ये लोग संगठन बनाकर उसका विरोध करते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के संगठनों का अपना अपना एक संघ होता है, यूनियन होता है। आप लोग देखेंगे कि रेलवे जो कर्मचारी होते हैं उनका यूनियन होता है, बैंक के कर्मचारी होते हैं उनका अपना यूनियन, मतलब हर प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो उनका एक यूनियन होता है, संघ होता है, जिससे वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। देखिए इसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको निश्चित वेतन, समय पर भुगतान, स्वास्थ्य सुविधाएं, भविष्य निधि यानी पीएफ, छुट्टियां इत्यादि सुविधाएं मिलती है। यानी यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और ये सुविधाएं जो है उनके जीवन को बेहतर बनाती हैं, उनके कार्य को सरल बनाती हैं। इसका देखिए जो संगठित क्षेत्रक है ये अपने देश के जीडीपी में लगभग 55% योगदान करता है और ये जो आंकड़ा है 2022-23 के अनुसार है। उसके अलावा देखिए रोजगार में जो है केवल 10% हिस्सेदारी करता है। यानी यहाँ पर केवल पूरे रोजगार पाने वालों के 10% लोग कार्यरत होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर रोजगार पाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को पास करना होगा, प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं को देना होगा। यहाँ पर आने के लिए आपके पास बेहतर स्किल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आ पाएंगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो लोग हैं बहुत कम काम करते हैं, लेकिन इसका योगदान जो है जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पर देखिए नियमित वेतन और समय पर भुगतान होता है। यहाँ पर काम करने के जो घंटे हैं वो निर्धारित हैं, जैसे 8 घंटे प्रतिदिन। यहाँ पर कर्मचारियों को देखिए छुट्टियाँ मिलती हैं, मातृत्व अवकाश मिलता है महिलाओं को। जब कोई महिला देखिए बच्चे को जन्म देने वाली होती है, गर्भवती होती है, तब उसको देखिए मातृत्व अवकाश मिलता है सरकार की तरफ से और उस अवकाश में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं काटा जाता, उसको पूरा वेतन दिया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पेंशन और भविष्य निधि की सुविधा मिलती है। श्रमिकों का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। देखेंगे आप जितने भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं सबका अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सबकी अपनी अपनी आईडी होती है और उसी आईडी के अनुसार वो पहचाने जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर श्रम कानूनों का पालन एकदम अनिवार्य होता है। यानी सरकार के द्वारा जो कुछ भी नियम बनाया जाएगा वो सबको पालन होगा। यानी सैलरी जो निर्धारित की जाएगी तो सबको उतने ही सैलरी मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। अगर वो एक पोस्ट पर जॉब कर रहा है तो उसको सैलरी उतनी। देखिए आप लोग देखते होंगे कि सरकार के द्वारा देखिए जो प्राथमिक शिक्षक बनते हैं, प्राइमरी के टीचर बनते हैं, देखिए उनकी सैलरी सबकी एक बराबर होती है। यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। उनकी सैलरी को कोई काट भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। जो सरकार निर्धारित करेगी वही मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यालय जैसे रेलवे, डाकघर, स्कूल, विभिन्न प्रकार के पीएसयू, सार्वजनिक उपक्रम जैसे देखिए सेल, गेल, भेल, एलआईसी। उसके अलावा देखिए कुछ निजी कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी आकार की होती है, जैसे देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं, निजी बैंक, जो बड़े बड़े बैंक हैं। उसके अलावा देखिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मिलें हैं, जो संगठित हैं, जो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो उन सब में ये सब सुविधा मिलती है। अब फिर देखिए अगला जो है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये देखिए क्या होता है, यह वह क्षेत्र होता है जो सरकार के नियमों और श्रम कानूनों के दायरे से बाहर होता है। यानी ये श्रम कानून और सरकार के नियमों के दायरे से बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं जो कहीं पर बाजार में, फुटपाथ पर या फिर छोटे छोटे ठेलों पर, इन सब पर अपना सामान बेचते हैं, कार्य करते हैं, छोटी छोटी दुकानों में कार्य करते हैं। तो ये लोग सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों को के देखिए नियम तथा विनियम तो होते हैं पर उनका पालन नहीं किया। यानी इनके नियम और कानून होते हैं, इनके तौर तरीके होते हैं, लेकिन इनका पालन बहुत कम किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनका महत्व नहीं होता है। इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं देखिए उनको अस्थायी रोजगार नहीं मिलता, निश्चित वेतन नहीं मिलता और विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षाएं हैं वो भी नहीं मिलती। यानी इनको कभी रोजगार मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा, कभी वेतन अच्छा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी कम दिन काम मिलेगा, कभी ज़्यादा दिन। तो ये क्या होता है, नियमित। इनको किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। अगर ये कार्य करते समय बीमार हो गए, घायल हो गए, तो जितने दिन काम नहीं कर पाएंगे इनको उतने दिन का वेतन नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की
जो है समस्या है, और ये समस्या अपने देश में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस प्रकार के देखिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, ये अपने देश की जीडीपी में 45% का योगदान देते हैं। यानी इनका जीडीपी में योगदान कम नहीं है, बहुत काफ़ी है, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की सुविधा या सुरक्षा नहीं मिलती। देखिए किसान होता है जो खेत में फसलों के उत्पादन करते समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए अपने खेत में काम करता है, चाहे किसी भी मौसम में, गर्मी में, बरसात में, ठंडी में, कितना कष्ट झेलता है, फसलों का उत्पादन करता है। लेकिन जब उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से सरकार को देखिए प्रयास करना चाहिए कि इन सभी लोगों का भी ख्याल रखा जाए। ये देखिए रोजगार में जो है 90% तक हिस्सा देता है, यानी सबसे ज़्यादा अपने देश के जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। यानी संगठित क्षेत्र में 10% लोग कार्यरत थे, यहाँ पर देखिए 90% है। यानी अपने देश में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार यही देता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या है, यहाँ पर कार्यस्थल अस्थायी होता है या मौसमी होता है, यानी कार्यस्थल फिक्स नहीं होता है। कोई कभी कहीं सामान बेचता है, कहीं काम करता है, और मौसम के अनुसार भी काम मिलता है। जब सीजन होता है तो काम ज़्यादा रहता है, सीजन नहीं रहेगा तो काम नहीं रहेगा। यहाँ वेतन अनिश्चित होता है और अक्सर न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा दिया जाता है। यानी यहाँ पर कम से कम पैसा देने के लिए जो मालिक होते हैं, काम करवाने वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि काम ज़्यादा करे लेकिन पैसा कम देना पड़े। यहाँ काम के घंटे निश्चित नहीं होते, यानी काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ या पेंशन नहीं प्रदान की जाती है। काम करने की जगह पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, यानी फिर जहाँ पर ये लोग काम करते हैं वहाँ ना किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहेगी, ना किसी प्रकार की सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा देखिए श्रमिकों का कोई रिकॉर्ड और पंजीकरण भी नहीं होता, यानी काम करने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, न तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत जो है समस्याएं हैं जो असंगठित क्षेत्र में देखी जाती है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण क्या है, खेतों में काम करने वाले मजदूर, घरेलू कामगार जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाने वाले, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले, छोटे दुकानों में सहायक के तौर पर कार्य करने वाले, निर्माण स्थलों पर मजदूर के रूप में कार्य करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, ये सभी लोग इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इस जो असंगठित क्षेत्र है इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। देखिए सबसे पहले चुनौती क्या है कि यहाँ रोजगार जो है अस्थिर है। दूसरी चुनौती क्या है कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर श्रम कानूनों का संरक्षण नहीं किया जाता, और यहाँ पर शोषण की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शोषण की संभावना देखिए यहाँ कम वेतन दिया जाता है, लंबी अवधि तक कार्य कराया जाता है, कार्यस्थल पर असुरक्षा होती है, श्रम कानूनों का संरक्षण कैसे नहीं होता है, न्यूनतम वेतन और कार्य की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में देखिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ नहीं प्रदान किए जाते। अस्थिर रोजगार कैसे है, यहाँ कार्य अनिश्चित होता है और नियमित आय का अभाव होता है। अब देखिए इसके सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या होना चाहिए कि सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है उस पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए, उनके डाटा इकट्ठा किया जाए, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उनको प्रदान की जाए। देखिए इसलिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो है असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए शुरू की, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, आयुष्मान भारत है, और उसके अलावा देखिए जो है अटल पेंशन योजना थी, फिर जीवन ज्योति बीमा योजना थी। ये सब किसके लिए शुरू की गई थी, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। उसके बाद फिर देखिए कौशल विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके माध्यम से देखिए क्या किया गया था कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको कौशल प्रदान किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वो कौशल प्राप्त करके किसी संगठित क्षेत्र में काम करने के योग्य बन सकें। उसके बाद फिर देखिए इनका वित्तीय समावेशन करना था, इनको आर्थिक रूप से मजबूत करना था, जिसके लिए सरकार ने देखिए जनधन योजना और डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रचार किया। जो पेंशन वगैरह होती है, जो भी सरकार के द्वारा इनको भुगतान करना होता है, भत्ता वगैरह देना होता है, अब देखिए इनकी डायरेक्ट खाते में भेजा जाता है, जिससे इनको मिल जाता है। पहले क्या होता था कि बीच में बहुत से लोग इसमें भ्रष्टाचार करते थे, लोगों का पैसा खा जाते थे, तो उनको वो सही नहीं मिल पाता था, तो इसलिए इन सबका देखिए वित्तीय समावेशन किया गया। तो ये सब उपाय हैं, इस तरह से जो है असंगठित क्षेत्र के लोगों को सहायता प्रदान की जा सकती है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का रोजगार में बहुत बड़ा योगदान है।
जबकि संगठित क्षेत्रक जीडीपी में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी असंगठित क्षेत्र का रोजगार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि संगठित क्षेत्रक जो है जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और श्रम कानूनों का विस्तार करना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, एक चीज है कि बेरोजगारी से रिलेटेड, बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है और उस समय उसको रोजगार ना मिले, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। और ये देखिए, अपने देश में दो प्रकार की बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखी जाती है। एक होती है अल्प बेरोजगारी और दूसरी होती है खुली बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करे लेकिन पूरी क्षमता का उपयोग न करे। इसका मतलब कि किसी कम काम में ज्यादा लोगों को लगाए। जैसे इसका उदाहरण देखिए गांव में देखने को मिलता है कि आप लोग देखते होंगे कि जिनके पास कम खेत होता है, थोड़ा बहुत जमीन होती है, लेकिन उसमें ज्यादा लोग काम करते हुए नजर आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके घर पर देखिए उतना ही काम करने का खेत उपलब्ध है, उतना ही काम है। घर पे बैठे रहेंगे तो घर के लोगों के द्वारा उनको बातें सुननी पड़ेंगी, लोग उनको कहेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, वो लोग भी उसी काम में लगे रहे। लेकिन उनको अगर अलग से कोई काम दिया जाए तो वो उस काम को करेंगे, फिर भी उनके खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम लोगों के द्वारा भी वो खेती की जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के लिए खेती में उतना काम नहीं है, वो खेती का काम 4-5 लोग भी कर सकते हैं। बाकी 4-5 लोग तो बिना मतलब का उसमें लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनको बाहर कोई काम नहीं है, तो घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि घर के कामों में हाथ बटाया जाए। लेकिन अगर उनको कोई दूसरी सुविधा मिल जाए, दूसरा कार्य मिल जाए, तो वो लोग भी उसमें काम करेंगे, जिससे घर की आमदनी बढ़ेगी। और देखिए, दूसरा क्या होता है कि दूसरा प्रकार जो होता है खुली बेरोजगारी। यानी कुछ ऐसे लोग जिनके पास खेत भी नहीं है, कोई दूसरा रोजगार भी नहीं है, वो पूरी तरह से बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? खुली, या का मतलब कि उनको काम मिल ही नहीं रहा है। तो ये दो समस्या अपने देश में बहुत ज्यादा देखी जाती है। और ये समस्या देखो, अल्प बेरोजगारी की समस्या कहाँ देखी जाती है? कृषि क्षेत्र में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? कभी कभी क्या होता है कि सीजन के अनुसार, जब फसलों का सीजन होता है तो किसानों के पास बहुत काम होता है, लेकिन जब फसलों की कटाई हो जाती है, सीजन समाप्त हो जाता है, तो उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं रहता है। तो इस तरह की रोजगार जो है समस्या अपने देश में। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटी किसान लक्ष्मी का उदाहरण दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये लक्ष्मी जो है एक छोटे किसान है और इसके घर पे इस प्रकार की समस्या देखी जाती है। इसके पास जमीन बहुत कम है और इनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको उतना रोजगार नहीं मिल पाता, उनकी आमदनी इतनी नहीं हो पाती है, जिससे इनको बहुत समस्या होती है। ये चाहती है कि हमारे घर के कुछ लोग जो है किसी दूसरे उद्योग धंधे में काम करें, किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करें, जिससे क्या हो, उनके घर पे आमदनी हो, जिससे घर के खर्चे अच्छे तरीके से चलाए जा सके। या फिर देखिए, वो ये चाहेगी कि उसकी जो खेती है उसके उत्पादन को बढ़ा दिया जाए। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? वहाँ पे सुविधाएं करनी होंगी, सुविधाएं जैसे सिंचाई की सुविधा करनी होगी, या फिर उसके पास पैसा मिल जाए, कहीं से लोन मिल जाए, उधार मिल जाए, जिससे वो क्या करे कि अपने खेत में उस बेहतर तरीके के अनाज को उपजाए उसमें, और फिर उस अपना उत्पादन बढ़ाए। तो उसके लिए उसको देखिए क्या करना पड़ेगा, जो है लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। और लोन कर्ज कहाँ से लेना पड़ेगा? ऐसे लोगों को लोन जो कर्ज होता है वो देखिए किससे मिलता है? जो है साहूकारों से मिलता है, सोनारों से मिलता है। ये क्या होते हैं कि जो गैर संस्थागत ऋण कहे जाते हैं, यानी ये किसी ऐसे स्रोत से नहीं मिलते हैं। यहाँ पर ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो पैसा चुकाने का जो सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा जटिल होता है, बहुत कठिन होता है। इनको संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे हैं, गरीब हैं। संस्थागत ऋण का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े बैंकों से लोन मिलता है, रजिस्टर्ड स्थानों से मिलता है, तो इसमें क्या होता है, ब्याज की दर कम होती है और चुकाने का जो तरीका होता है बहुत लचीला होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिखाया गया है। फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये डाटा दिया गया है कि किस प्रकार से रोजगार में प्राथमिक क्षेत्रक और जो है अन्य क्षेत्रक जो है योगदान दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। लक्ष्मी को अभी मैंने बताया कि वो क्या चाहेगी कि उसका उत्पादन ज़्यादा हो, उसको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए, उसको जो है मार्केट से लोन मिल जाए, उसको भंडारण की सुविधा मिल जाए, उसको अच्छा उत्पादन हो और उसको बाजार में बेचकर अपनी आय को बढ़ा सके। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि हरियाणा का एक किसान है जो देखिए गुड़ बना रहा है और इस गुड़ का उत्पादन करके फिर वो अपनी आय को बढ़ाना चाहेगा। यानी वो सोचेगा
कि उसके खेत में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हो और गन्ने का उत्पादन करने के बाद वो क्या करे, अपने इस गुड़ को मार्केट में बेचे और मार्केट में बेचने के बाद उसको इनकम ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और चीज़ दिखाई गई है कि भारत में जो है 60% जो जनसंख्या है वो कितने वर्ग की है, 5 से 29 वर्ष की है। यानी भारत में जो है 5 से 29 वर्ष के लोग 60% हैं। इन 60% लोगों में से 51% जो लोग हैं वो विद्यालय जाते हैं, बाकी लोग विद्यालय नहीं जाते, यानी 49% लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। अब इन 49% लोगों को विद्यालय भेजने के लिए यदि सरकार क्या करे कि विद्यालय बनवाए, तो इनके लिए क्या होगा कि जो और भी जो बेरोजगार लोग हैं वो क्या करेंगे, रोजगार पा जाएंगे, और ये बच्चे भी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ने जाने लगेंगे। इससे क्या होगा कि लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, जो खाली बैठे हुए हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको भी रोजगार मिलने लगेगा। देखिए यहाँ पर ये महिला है। अब जैसे देखिए सरकार क्या काम कराएगी, अगर बिजली के खंभे गड़ रहे हैं या फिर कोई उद्योग धंधा स्थापित हो रहा है तो इस तरह से इनको काम मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक जो है पोल को ये पेंट कर रही है, यहाँ पर पुताई का कार्य कर रही है। इससे देखिए क्या हो जाएगा कि अध्यापक और अर्ध कर्मचारियों की आवश्यकता हो गई। और देखिए नीति आयोग ने कहा है कि अपने देश में 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है यदि इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाए। उसके अलावा फिर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इससे तरीके से रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने में सक्षम होंगे। उसके अलावा देखिए प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की जो आय होती है उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। वहाँ पर देखिए पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाओं के माध्यम से विस्तार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए योजना आयोग ने कहा कि यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। यानी अपने देश में पर्यटन के क्षेत्र में सुधार कर दिया जाए तो 35 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए विभिन्न तौर तरीकों को अपनाकर अपने देश में लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है और लोग बेरोजगारी से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए सरकार के द्वारा अपने देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं, 2005 में पास किया गया था। इसको 2006 से अपने देश में लागू किया गया था। इसमें देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनको देखिए 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया गया था। यदि सरकार उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो वो इन लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देती है। तो इस तरीके से देखिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास करके लोगों को बेरोजगारी से दूर करने का प्रयास किया गया है। इनके असंगठित क्षेत्र में इनको सहायता देने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये सब देखिए हम लोगों ने किसके बारे में देखा, अपने देश में विभिन्न प्रकार के संगठित असंगठित क्षेत्र के लोगों के कार्य करने के, उनके दशाओं के बारे में, उनकी आय को कैसे बेहतर किया जा सके, उनकी आय कैसे बढ़ाई जा सके, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा। और देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा क्षेत्र अपने देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का योगदान करता है और कौन कौन से लोग किस प्रकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कोई देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई द्वितीय क्षेत्र में कार्य कर रहा है और कोई तृतीय क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इन क्षेत्रकों में देखिए कोई क्षेत्र जो है संगठित क्षेत्र हैं और कोई क्षेत्र जो है असंगठित क्षेत्र हैं। संगठित क्षेत्र की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर नियमित रोजगार मिलता है, नियमित वेतन मिलता है और लोगों को सामाजिक सुरक्षाएं मिलती हैं। असंगठित क्षेत्र में देखिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ देखिए हम लोगों ने ये भी देखा जो संगठित और संगठित क्षेत्र के बारे में, तो उसकी देखिए एक इमेज मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि वो किस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, संगठित और संगठित क्षेत्र के रूप में मैंने अभी आप लोग को बताया कि संगठित और असंगठित क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर एक कांता नाम की महिला है जो देखिए एक ऑफिस में काम कर रही है। उसके टेबल के सामने कुछ फाइलें रखी हुई हैं और वो अपना काम आराम से बैठकर कर रही है। इसका देखिए क्या है, यह सुबह 9:30 बजे अपने ऑफिस में पहुंचती है और 5:30 बजे तक अपने कार्यालय में काम करती है रहती है। वहाँ पर देखिए उसको नियमित रूप से प्रत्येक महीने के अंत में सैलरी मिलती है। उसका वेतन के अलावा सरकारी नियमों के तहत उसको पीएफ भी मिलता है। उसे
चिकित्सा सुविधा भी मिलती है, विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं, रविवार को वो कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन का भी उसको वेतन मिलता है। और उसे जब नौकरी दी गई थी तो उस समय एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी के संबंधी बातों का, शर्तों का उल्लेख किया गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है। इसका नाम देखिए कमल है। यह देखिए क्या है, कांता का ही पड़ोसी है, लेकिन देखिए ये क्या करता है, ये एक पड़ोस के नजदीक की किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करता है। यह सुबह 7:30 बजे जाता है और रात को 8 बजे तक काम करता है। इसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता, यानी इसको जो मजदूरी मिलती है उसके अलावा और कोई सुविधा नहीं मिलती है, कोई अलग से पैसा नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती, यानी ये जिस दिन काम पर नहीं आएगा उस दिन की मजदूरी इसको नहीं दी जाएगी। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश भी नहीं मिलता है। उसे कोई, देखिए जब दुकान पर काम पर रखा गया था तो किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। इसमें उसके दुकान में नियुक्ति के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था। उसका नियोक्ता यानी उसका ये जो मालिक है उसे जब चाहे काम से हटा सकता है और काम पर आने से मना कर सकता है। तो इस प्रकार से देखिए यही दिखाया गया है कि जो ये अलग अलग क्षेत्रक हैं इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इतना सब हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। अब देखिए आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास के जो बचे हुए और टॉपिक रहेंगे उनका अध्ययन कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड MCQ का अध्ययन करेंगे, यानी इस पे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और उसका हम लोग अपने तरीके से जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए, और मैंने विभिन्न प्रकार के तौर तरीकों से, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से आपको इमेज दिखाकर NCERT की किताब का उपयोग करके और फिर अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स का उपयोग करके, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।